हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एबी ट्यूटोरियल्स। और आज हम लेके आए हैं अपना नेक्स्ट वीडियो जो कि होगा सॉल्यूशन यूनिट के ऊपर। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने शायद पढ़ा था राउट्स लॉ, और राउट्स लॉ पढ़ा था हमने लिक्विड्स इन लिक्विड सॉल्यूशंस के अंदर, जिसके अंदर दोनों ही सॉल्यूशन के कंपोनेंट वोलेटाइल थे। आज हम राउट्स लॉ को थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। राउट्स लॉ को पढ़ते हैं हम ऐसे केस के अंदर जब एक कंपोनेंट तो होगा नॉन वोलेटाइल और दूसरा कंपोनेंट होगा वोलेटाइल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं, देखिए, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स। अब मीनिंग क्या है, देखिए सॉलिड है, जो पहली बात तो सॉल्यूशन हमने बनाया। अब जो एक सॉलिड है और एक लिक्विड है। सॉलिड है जो वो कौन होगा अपना सोल्यूट, और जो लिक्विड है वो कौन होगा अपना सॉल्वेंट। अब जो सोल्यूट है उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यहाँ पे आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो सोल्यूट है वो होगा नॉन वोलेटाइल और होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो देखिए, आज जो हम राउट्स लॉ को पढ़ेंगे, आज हम जो वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट आगे पढ़ने वाले हैं, उसके लिए हमारे को एक बात माइंड के अंदर रखनी होगी कि आज जो सॉल्यूशन है वो सॉलिड का लिक्विड के अंदर है। अब सॉलिड मैंने क्यों बोला है, सॉलिड है क्या सोल्यूट, लिक्विड क्या है सॉल्वेंट। अब सोल्यूट की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी दो, एक तो होगा कि वो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, दूसरा होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। देखिए, नॉन वोलेटाइल का मीन्स है उसकी वेपर नहीं बनेगी, उसकी वेपर से नहीं बनेगी। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मीन्स है वो आयंस के अंदर डिसोसिएट नहीं होगा। जैसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है, एग्जांपल के लिए, जैसे यूरिया, जैसे ग्लूकोज एटसेट्रा। तो ये अब जो यूरिया है इसको अगर आप वाटर में डालोगे तो ये यूरिया का यूरिया ही बना रहेगा, ये उसके अंदर डिसोसिएट नहीं होगा। ग्लूकोज है, ग्लूकोज यूं का यूं रहेगा, ये भी डिसोसिएट नहीं होगा। अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं, जैसे मैं डालू NaCl, जो NaCl है ये वाटर के अंदर जब डिजोल्व होगा ये टूटेगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। तो ये है इलेक्ट्रोलाइट, ये है स्टूडेंट इलेक्ट्रोलाइट। बट हमारा जो सोल्यूट होगा वो कैसा होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मींस आयंस के अंदर वो टूटना नहीं चाहिए, जैसे कि यूरिया और ग्लूकोज। तो आज हमारे को ये बातें माइंड में रखनी है कि आज जो भी कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं उस कंसेप्ट के अंदर जो अपना सोल्यूट होगा वो नॉन वोलेटाइल होगा और साथ में क्या होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं, देखिए, हमने एक सॉल्वेंट लिया प्योर, हमने इस बीकर के अंदर कंसीडर कीजिए कि मैंने ले लिया इसके अंदर वाटर। तो ये क्या है वाटर सॉल्वेंट, वाटर क्या है सॉल्वेंट। अभी अकेला वाटर है, प्योर वाटर है, नो प्रॉब्लम। तो ये होगा उसका सरफेस, ये हो गया लिक्विड फेज। अब इस कंटेनर को हमने कर दिया क्लोज। तो आपको पता है हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि ये अब ये बनाएगा वेपर्स, अब ये आ गई इसकी वेपर्स। ओके, तो अब जैसे ही ये जो सॉल्वेंट है वाटर है वोलेटाइल है, ये अपनी वेपर्स बनाएगा। अब ये जो वेपर्स बनाएगा, अब वो वेपर्स इस लिक्विड सरफेस के ऊपर प्रेशर लगाएंगे, जो वेपर्स हैं वो इस लिक्विड सरफेस के ऊपर प्रेशर लगाएंगे, जिसको हमने बोला है वेपर प्रेशर, और लास्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि इसको हम डिनोट करते हैं PA से। सॉरी, ये कोई भी आप मान सकते हो, जैसे वाटर है सॉल्वेंट को हम कह लेते हैं B, वाटर को हम कह लेते हैं सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट को हमने डिनोट कर दिया B से। अब अकेला वाटर है, अगर अकेले प्योर है तो प्योरिटी को दिखाने के लिए नोट का साइन लगाते हैं। तो P नोट B क्या है, P नोट B है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B, तो हमने पहले केस के अंदर क्या लिया है, हमने प्योर सॉल्वेंट ले लिया। प्योर सॉल्वेंट कैसा था वोलेटाइल, उसकी बनी वेपर ने लगाया प्रेशर, उसको हमने डिनोट किया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B।
अब हम इस सोलवेंट के अंदर, अब इसे सोलवेंट के अंदर हमने मान लो नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, मान लो ग्लूकोज ऐड कर दिया हमने क्या ऐड कर दिया, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या है अपना, ग्लूकोज है अपना सोल्यूट। मीन्स हमने सोलवेंट के अंदर सोल्यूट मिला के हमने क्या बना दिया, हमने बना दिया सॉल्यूशन। तो हम इसको इसके अंदर हमने ऐड कर दिया ग्लूकोज और ये बन गया हमारा मिक्सचर या फिर सॉल्यूशन, आप इस चीज को कहेंगे। ये कंटेनर फिर से हमने कर दिया क्लोज, क्योंकि मैंने बताया था वेपर प्रेशर का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ क्लोज कंटेनर के अंदर अप्लाई होता है। तो अब ये हो गया अपना सॉल्यूशन। अब देखिए इसमें जैसे सोल्यूट ग्लूकोज है, ग्लूकोज को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ए से, इसके पार्टिकल्स को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया बी से। जैसे मैंने सोलवेंट के पार्टिकल को, वाटर के पार्टिकल को मैंने रिप्रेजेंट किया था बी से। ठीक है, तो हमारा सोल्यूट ए है, सोलवेंट बी है। तो अब इसके अंदर दोनों के पार्टिकल होंगे, ए भी होगा और बी भी होगा, बी भी होगा और ए भी होगा। अब इसी तरह से जो ये पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स यहां भी होंगे, ये पार्टिकल्स सरफेस के ऊपर भी होंगे, क्योंकि आपको पता है जो वेपोरेशन है वो कैसा फिनोमेना है, सरफेस फिनोमेना। सरफेस वाले पार्टिकल ही वेपर बनाते हैं, हमने पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में। तो अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये हो सकता है ए के हों, हो सकता है बी के हों, बी के हों, ए के हों, बी, ए, बी, ए, बी। मीन्स सॉल्यूशन के केस में कुछ पार्टिकल्स ए के होंगे, कुछ पार्टिकल्स बी के होंगे, जबकि यहाँ क्या केस था, यहाँ पे सिर्फ बी था। तो यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स थे, जितने भी पार्टिकल्स ने जो वेपर्स बनाई थी, वो सारे के सारे पार्टिकल किसके थे, बी के। सारे सभी किसके हैं, बी के। सारे के सारे पार्टिकल्स बी के। इसी वजह से बी वोलेटाइल था, बी ने अच्छी खासी वेपर बनाई। इस केस में क्या होगा, जैसे ही हमने ग्लूकोज एक सोल्यूट को डाला जो कि कैसा था, नॉन वोलेटाइल, जिसकी वेपर्स नहीं बननी थी, तो उसके पार्टिकल्स भी सरफेस पे आ गए, उसके पार्टिकल्स भी सरफेस पे आ गए। अब उसके पार्टिकल सरफेस पे आ गए, इट मींस यहां से सिर्फ बी की तो वेपर बनेगी, सिर्फ बी की तो वेपर बनेगी, बट ए वेपर नहीं बनाएगा, ए जो है वो वेपर नहीं बनाएगा। इट मींस अब की बार यहाँ पे जो वेपर्स होंगी वो कम होंगी। क्यों कम होंगी, यहाँ पे क्या था, प्योर बी सोलवेंट था, वाटर था, वो वेपर बनाएगा। यहाँ पे दोनों हैं, ए भी है और बी भी है। यहाँ पे सरफेस पे सारे बी के पार्टिकल थे, यहाँ पे सरफेस पे ए के भी हैं और बी के भी हैं। बी तो वेपर बनाएगा बट ए वेपर नहीं बनाएगा, ए वेपर नहीं बनेगा। तो अब यहाँ पे जो वेपर है वो कम होगी। अब यहाँ पे वेपर कम है तो यहाँ पे जो वेपर के द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर है वो भी क्या होगा, कम। अब यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या होगा, उसको सॉल्यूशन का है, उसको हम पीटी से डिनोट कर देते हैं। पीटी बोले तो पीटी है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन हमने पीटी से डिनोट कर दिया। तो अब एक बात बताइए स्टूडेंट, जब हमने प्योर सॉल्वेंट को लिया था तो वेपर ज्यादा थी, प्रेशर ये आया प्योर सॉल्वेंट का। जब हमने उसके अंदर सोल्यूट डाल दिया, सोल्यूट की कैरेक्टरिस्टिक है कि सोल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ना ही वो टूटा ना ही वेपर बनाएगा। तो अब इस केस के अंदर वेपर कम बनी। क्यों कम बनी, इसका भी रीजन है, क्योंकि यहाँ पे सरफेस के ऊपर कुछ पार्टिकल्स ए के भी थे, सोल्यूट के भी थे, जिन्होंने वेपर नहीं बनाई। इसी वजह से सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल वेपर बना रहे थे उनका नंबर हो गया कम इसके कंपैरिजन में। अब वो नंबर कम हुआ तो वेपर भी कम बनेंगी, वेपर कम बनी तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम। तो हम यहां से एक चीज कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन शुड बी लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सीखने वाली बात यहां से ये है। जी हाँ, हमने ये सीखा कि जब हम प्योर सॉल्वेंट के अंदर कोई ऐसा सोल्यूट मिला देते हैं जो कि नॉन वोलेटाइल है, जिसकी वेपर नहीं बनती, तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो कम होता है। किसके वेपर प्रेशर से, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर। मींस कहने का ये है कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो गया, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो गया, किसके ऐड करने से, सोल्यूट। कैसा सोल्यूट था, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो हमने सीखा कि जब भी हम प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वोलेटाइल जो सोल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का या फिर सॉल्वेंट का, वो कम हो जाता है। किसके कंपैरिजन में,
प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। तो यही बात हमारे को सीखनी थी कि क्या इफेक्ट होता है एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने का, किसके अंदर, प्योर सॉल्वेंट के अंदर। तो अब उस केस में क्या होता है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, किससे, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से। अब इसको मैथमेटिकली कैसे निकाले, मैथमेटिकली भी हम निकाल लेते हैं। तो देखिए कैसे, हमने पहली चीज सीखी कि वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, इसको मैं डिनोट कर देता हूं P नॉट ए, या इसको हम सॉल्यूशन का भी कह सकते हैं, या हम क्या कह सकते हैं, सॉल्यूशन decreases by adding non volatile non electrolyte सोल्यूट, जैसे कि एग्जांपल के लिए यूरिया, ग्लूकोज एटसेट्रा। तो पहली चीज हमने ये सीखी कि अगर हम प्योर सॉल्वेंट में ऐसा सॉल्यूट मिला दे जो वेपर नहीं बनाता, तो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था वो कम हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे अब कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि सॉल्यूशन का कम हुआ, सॉल्वेंट का कम नहीं है। देखिए सॉल्वेंट का भी कम हुआ है, क्योंकि सॉल्वेंट की वेपर यहाँ पे ज्यादा थी, इसलिए सॉल्वेंट जो वेपर प्रेशर लगा वो ज्यादा था। यहाँ पे सॉल्वेंट की वेपर कम बनी तो उसका वेपर प्रेशर तो ऑलरेडी कम ही हो ही जाएगा। बट अब ये सही बात है कि यहाँ पे ये किस कंडीशन के अंदर है, सॉल्यूशन कंडीशन के अंदर, तो सही बात, तो वो भी कह सकते हैं हम, ये भी कह सकते हैं। अब इसके बाद अब इसको मैथमेटिकली हम कैसे कैलकुलेट करें, तो वो देखिए, हम राउल्ट्स लॉ को इस पे कैसे अप्लाई करते हैं, हमारे को बस वही देखना है। बड़ा अच्छा सा कंसेप्ट है, इजी कंसेप्ट है, ध्यान से वीडियो को देखिए। तो देखिए हम मैथमेटिकली इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। हमने पढ़ रखा है कि टोटल प्रेशर शुड बी इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू ए प्लस प्रेशर ड्यू टू बी। सॉल्यूशन कैसे निकलता आपने पढ़ रखा है। बट जो ए है वो क्या है, ये है सोल्यूट, ये है सोल्यूट, और जो सोल्यूट कैसा था, नॉन वोलेटाइल। सोल्यूट कैसा था, नॉन वोलेटाइल। देयरफॉर वेपर प्रेशर जो इसकी वजह से वो क्या होगा, जीरो। इट मीन्स प्रेशर या पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वुड बी जीरो। इसीलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर वी कैन से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन शुड बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट, और इसी को हम आगे बढ़ा के ये भी लिख सकते हैं, ये हम निकाला। राउल्ट्स लॉ क्या कहती है कि किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर वो किसके इक्वल होता है, शुड बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। यही तो कहती है राउल्ट्स लॉ, हमने कल पढ़ा। तो हमारे को इक्वेशन मिल गई है। अब यहां से हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये देखिए, इसको मैंने यहाँ पे दोबारा से लिख दिया इस इक्वेशन को, कुछ भी चेंज मैं नहीं कर रहा हूँ, P नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब ये बताइए जो ये चीज है, ये P नॉट बी, ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो कि होता है कांस्टेंट। एक्सपेरिमेंटल डाटा हम पहले बात कर चुके। तो इट मीन्स यहां से ये चीज है जो ये कांस्टेंट है, और इसको हटा के मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा सकता हूं, और इसको मैं नाम दे सकता हूं इक्वेशन फर्स्ट, और इस इक्वेशन फर्स्ट से मैं एक रिजल्ट निकाल सकता हूं। अगर मैं टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को एक एक्सिस पे ले लूं, और साथ में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट को दूसरी एक्सिस पे ले लूं, तो देखिए यहां पे ले लिया मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कौन था, वोलेटाइल। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट या वोलेटाइल कंपोनेंट के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं, तो देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, मींस ग्राफ कैसा आना चाहिए, ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। और जो ये ग्राफ है इसका अगर हम स्लोप निकालें, तो टेन थीटा होगा। टेन थीटा आपको पता है क्या होगा, देखिए यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं। जो इसकी वैल्यू होगी क्या होगी, ये कांस्टेंट है, इसको इधर लेके आएंगे तो टोटल प्रेशर डिवाइड बाय में मोल फ्रैक्शन। तो जो स्लोप है ये होगा P नॉट बी, ये जो स्लोप है ये होगा
पी नॉट बी, और जिसकी वैल्यू क्या होगी, पीटी बाई में एक्सबी। तो टोटल प्रेशर डिवाइड बाई में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट, टोटल प्रेशर डिवाइड बाई में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट। तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन की हेल्प से टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का ग्राफ ड्रा किया, के साथ रिलेशन बताया किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वोलेटाइल। मींस कहने का मतलब यहाँ से सीखने का जो वाली बात है वो ये है कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, कि उसके अंदर जो सॉल्वेंट है, जो कि वोलेटाइल कंपोनेंट है, उसका मोल फ्रैक्शन कितना है। जो नॉन वोलेटाइल है उसके मोल फ्रैक्शन से इसका कोई लेना देनी है। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ वोलेटाइल कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पे। तो ये बात सीखने वाली थी। अब इस इक्वेशन को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं किस तरह से, देखिए अब मैं इसी इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है पीटी टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट बी, और एक्स बी को मैं रख सकता हूं 1 माइनस एक्स ए। अब ये नहीं समझ आया तो देखिए, हमारे को पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। तो यहां से मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली, एक्स बी की। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, 1 माइनस में एक्स ए, ये हम पहले पढ़ चुके। तो मैंने बस एक्स बी की वैल्यू ये यहाँ पे पुट कर दी, कोई दिक्कत नहीं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स ए, पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम जो इसको थोड़ा सा इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज कैसे करते हैं, देखिए मैं इसको भेज देता हूं इधर, इसको भेज देता हूं इधर, ये माइनस का उधर आके प्लस का हो जाएगा, और पीटी को भेज देता हूं इधर। तो देखिए ये जो टर्म है ये माइनस के उधर आके प्लस की, तो मैं लिख देता हूं पी नॉट बी या फिर पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू पी नॉट बी। ये देखिए ये इधर था, इसको मैं इधर भेज रहा हूं तो माइनस का हो जाएगा टोटल प्रेशर। अब देखिए ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट माइनस में वेपर प्रेशर ऑफ ए टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। हमने क्या देखा, हमने प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से माइनस कर दिया क्या, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो इससे हमारे को कौन सी टर्म मिलेगी, इससे हमारे को मिलेगी कि हमारा वेपर प्रेशर यहां से यहां तक कितना डिक्रीज हुआ, हमारा वेपर प्रेशर यहां से यहां तक कितना डिक्रीज हुआ। तो मतलब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, वेपर प्रेशर लोअर हो गया। तो हम इतनी टर्म को कह सकते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ ए वेपर, की वेपर प्रेशर कम हो गया। कब हुआ ये कम, जब हमने क्या डाला था, नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट। तो अब इसको हम आगे भी कर सकते हैं। देखिए इसका मतलब है कि वेपर प्रेशर कितना कम हुआ। अब ये कम किस पे हुआ है, ये कम हुआ है टोटल वेपर प्रेशर पे। अब हम इसकी रिलेशन बनाते हैं कि कितना कम हुआ, ओरिजिनल को देखते हुए, ओरिजिनल वेपर प्रेशर को देखते हुए कम कितना हुआ है। तो हम उसको भी निकाल सकते हैं। देखिए हम इसको निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी टी डिवाइड बाई में पी नॉट बी, तो देखिए ये क्या था, ये था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पी नॉट बी क्या था, देखिए पी नॉट बी क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मींस ओरिजिनल प्रेशर, जितना ओरिजिनल था जो बाद में था। तो ओरिजिनल से बाद वाला घटाया तो हमारे को मिल गया कितना कम हुआ, वो था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और अब है ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को रिलेट कर दिया ओरिजिनल प्रेशर से, तो रिलेशन में बता दिया हमने। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव, इसको हम बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिंग लोअरिंग ऑफ ए वेपर प्रेशर। ये इफेक्ट है एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करने का, किसमें, एक वोलेटाइल सोलवेंट में। जब हम नॉन वोलेटाइल को वोलेटाइल के अंदर ऐड करते हैं तो जो वोलेटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर था वो डिक्रीज हो जाता है।
अब कितना डिक्रीज हुआ है ओरिजिनल को देखते हुए, उसको हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और जो कि क्या होती है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हो RLVP, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हो RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और जो कि क्या होती है एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो होती है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं हमारे इस यूनिट के अंदर, सॉल्यूशन यूनिट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, जो आपके कंपटीशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को निकाला है, बट हम ऐसी 4 पढ़ेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम वो सभी को एक साथ डिटेल में पढ़ेंगे, नहीं तो मैं अभी बताऊंगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, फिर मेरे को आगे बताना पड़ेगा, तो हम एक बार साथ में पढ़ेंगे। तो अभी तक आप बस ये जानिए कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, कि कितना वेपर प्रेशर कम हुआ है ओरिजिनल वेपर प्रेशर को देखते हुए, यही है। और यहां से क्या देखा हमने कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होता है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है जो वो क्या होता है, मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय में मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, या इसको मैं ये भी लिख सकता हूं टोटल मोल्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूं टोटल मोल्स। तो हम इसको यहाँ पे इस फॉर्मूले से भी रिप्लेस कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, दैट इज टोटल मोल्स। तो आप इस फॉर्मूले को अपने माइंड में बैठा लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही आगे यूज होने वाला फॉर्मूला है। तो आप दोनों को याद रखेंगे कि अगर आपसे कोई पूछे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कितना प्रेशर एक्चुअली में कम हुआ है, वो उसकी मैथमेटिकल वैल्यू क्या होती है, तो आप बताओगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मतलब क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट, और नॉन वोलेटाइल कौन था हमारा, सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल कौन था हमारा, सोल्यूट। तो कितना वेपर प्रेशर कम होगा ओरिजिनल को देखते हुए, उसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। इट मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ज्यादा होगा तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा होगी, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कम हुआ तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी क्या होगी, कम। तो डायरेक्ट रिलेशन है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जितना ये ज्यादा उतना ज्यादा ये। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। तो ये था राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ किसके लिए, ऐसे सॉल्यूशन के लिए जिसके अंदर दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल बिल्कुल भी नहीं थे, एक कंपोनेंट था वोलेटाइल, दूसरा कंपोनेंट था नॉन वोलेटाइल। तो अब हमने राउल्ट्स लॉ को दोनों केसेस के अंदर पढ़ा, हमने राउल्ट्स लॉ को दोनों केसेस के अंदर पढ़ा। पहले किस केस के अंदर पढ़ा, हमने पढ़ा कि जब सॉल्यूशन के अंदर दोनों ही कंपोनेंट जो वोलेटाइल है। अब हम पढ़ रहे थे कि जब सॉल्यूशन के अंदर एक तो वोलेटाइल है और दूसरा नॉन वोलेटाइल है। तो पहले वेपर प्रेशर क्या था, अब वेपर प्रेशर क्या है, अब वेपर प्रेशर कम हुआ है। इफेक्ट क्या हुआ है, वेपर प्रेशर कम हो गया सॉल्यूट के ऐड करने से, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के ऐड करने से, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने से। अब कितना हुआ है वो भी हमने निकाले कि मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट और सॉल्यूट। तो अब हम पढ़ते हैं एक बोर्ड के एग्जाम के लिए, कंपटीशन में तो नहीं कहता कि टॉपिक पूछा जाता है, लेकिन बोर्ड के एग्जाम के लिए कि इंपॉर्टेंट सी चीज पढ़ते हैं। उससे पहले मैं एक बार फिर से बताता हूं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, कि वेपर प्रेशर प्योर सोलवेंट या फिर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, किससे, प्योर सोलवेंट के वेपर प्रेशर से। कब, जब हम उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं, और नॉन वोलेटाइल के साथ वो कैसा भी होना चाहिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अगर वो इलेक्ट्रोलाइट हुआ, अगर वो डिसोसिएट हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, तब हमारे को जो रिजल्ट अब मिल रहा है वो रिजल्ट ऐसे नहीं मिलेगा। तो इन दोनों ही बातों को आप ध्यान रखोगे। आई होप आपको समझ आया होगा कि एक्चुअल में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या है, रीजन क्या है, क्यों कम होता है वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर इसलिए कम होता है क्योंकि सरफेस के ऊपर पहले तो सारे के सारे जो पार्टिकल्स थे वो थे सोलवेंट के, इसीलिए, और जो सोलवेंट था वो कैसा था, वो था वोलेटाइल, उससे बनती थी वेपर्स। बट जब हमने सोल्यूट ऐड किया, ऐसा सोल्यूट जिसकी वेपर नहीं बननी है, तो कुछ पार्टिकल से उस टाइम पे सरफेस के ऊपर सोल्यूट के भी थे जिन्होंने वेपर से नहीं बनाई। अब पहले वेपर्स ज्यादा थी, फिर वेपर बाद में वेपर्स कम है, तो जिसकी वजह से वेपर प्रेशर तो घटेगा, उसी को हमने बोल दिया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
अब एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम के लिए, सीबीएसई एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रूव दैट राउल्ट्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। कि आप प्रूव करें कि जो राउल्ट्स लॉ है ना, वो एक हेनरी लॉ का ही स्पेशल केस है, कि हेनरी लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लिख दें तो वो राउल्ट्स लॉ हो जाती है। तो प्रूव करें इसको, देखिए कैसे प्रूव करते हैं हम। बोर्ड के एग्जाम में काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो देखिए हेनरी लॉ ने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ ने कहा था, हेनरी लॉ ने क्या कहा था, वेपर प्रेशर या फिर प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस। यही तो कहा था हेनरी लॉ ने कि सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस, जिसको हमने मोल फ्रैक्शन बोला था, जिसको हमने मोलरिटी बोला था, कुछ भी बोल सकते थे, तो हम अब की बार में केस ले रहे हैं मोल फ्रैक्शन, क्योंकि स्पेशल केस लेना है। तो मतलब सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, और यू कैन से पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट ए गैस इन दैट ए सॉल्यूशन। तो उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। अब देखिए गैस है जो, वो सॉल्यूशन के अंदर एक कंपोनेंट है, तो हम गैस की बजाय हम कंपोनेंट लिख लेते हैं। हम लिखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट? गैस। हेनरी लॉ के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके? सोल्यूबिलिटी। और सोल्यूबिलिटी को हमने मान लिया किससे? मोल फ्रैक्शन। सोल्यूबिलिटी को हमने किससे रिप्रेजेंट कर लिया? मोल फ्रैक्शन। अब मैं सोल्यूट वो नहीं बता रहा, मैं आपको सीधा कंपोनेंट लिख दिया। और कौन सा कंपोनेंट है? वोलेटाइल, क्योंकि गैस की बात है, हेनरी लॉ में गैस की बात थी, तो गैस भी कैसी होती है? वोलेटाइल। तो प्रेशर ऑफ ए पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, ये कहा था हेनरी लॉ ने। इसको हमने एक्सपेंड करके लिख लिया था कुछ इस तरह से कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस या कंपोनेंट इज इक्वल टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, ये कहा था हेनरी लॉ ने। अब अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ ने क्या कहा था? राउल्ट्स लॉ ने कहा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। क्या ये गलत है? यही तो कहा था राउल्ट्स लॉ ने। राउल्ट्स लॉ ने कहा था कि किसी भी कंपोनेंट का, और राउल्ट्स लॉ के अंदर दोनों ही क्या थे? वोलेटाइल। लिक्विड की बात मैं कर रहा हूं, दोनों ही क्या थे? वोलेटाइल। तो वेपर प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल कंपोनेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट वोलेटाइल कंपोनेंट। तो उसी को मैंने इस तरह से लिख दिया कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। और इसके अंदर भी कंपोनेंट, इसके अंदर भी कंपोनेंट, दोनों ही कंपोनेंट कैसे हैं? वोलेटाइल, क्योंकि उसके अंदर गैस था, इसके अंदर लिक्विड था, दोनों ही कंपोनेंट। मैं सॉलिड की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, सॉलिड में भी अप्लाई कर लीजिए। जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वो किसके इक्वल आया था? वो आया था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो वहां से भी ये दोनों ही बातें तो वोलेटाइल कंपोनेंट पे ही लगते हैं दोनों। तो अब इसको हमने एक्सपेंड करके किस तरह से लिख लिया था? इसको हमने लिखा था PC इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने लगा था P नॉट C इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ C। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर कंपोनेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ये कहा था हमारा किसने? राउल्ट्स लॉ ने। तो हमने दोनों इक्वेशन लिख ली। तो क्या ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, इनके इन दोनों पार्ट से क्या हम इनको सिमिलर नहीं कह सकते? क्या ये दोनों जो इक्वेशन है ये सिमिलर नहीं है? बिल्कुल सिमिलर है, दोनों की दोनों इक्वेशन क्या है? सिमिलर। तो इनके दोनों इक्वेशन के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये दोनों लॉ सिमिलर हैं, कि राउल्ट्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। और अब फिर कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछ लेते हैं सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी, एक तो इक्वेशन को आप देख रहे हो कि दोनों ही ने बताया था, दोनों ही ने कहा था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। दोनों ने पहली बात तो ये कही थी। दूसरी बात क्या है? बोथ आर एप्लीकेबल ऑन ए वोलेटाइल कंपोनेंट।
बोथ आर एप्लीकेबल ऑन वोलेटाइल कंपोनेंट, दोनों की दोनों एप्लीकेबल है वोलेटाइल कंपोनेंट पे, नॉन वोलेटाइल पे एप्लीकेबल नहीं है। अब पूछ लेता कई बार वो डिफरेंस, आपसे कई बार पूछ लेता वो डिफरेंस कि डिफरेंस बताइए, डिफरेंस क्या है। देखिए डिफरेंस कुछ भी नहीं है, दोनों सिमिलर है, बस एक डिफरेंस है, यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए जो कांस्टेंट लगाया वो लगाया हेनरीज कांस्टेंट। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमने लगाया ये कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। तो दोनों के अंदर बोथ इक्वेशंस या लॉज हैव डिफरेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दोनों के अंदर जो प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है वो अलग है। अब अगर हम फर्स्ट की बात करें, हेनरी लॉ की बात करें, तो जो कांस्टेंट है वो क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। और जो अगर हम बात करें राउट्स लॉ की, राउट्स लॉ के अगर हम अंदर हम बात करें तो वो है, वो जो कांस्टेंट है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर कंपोनेंट। तो ये इन दोनों के अंदर सिमिलरिटीज है, ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। बेसिकली जो राउट्स लॉ है वो हेनरी लॉ का एक स्पेशल केस है, बोर्ड के अंदर काफी बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर समझ आया है तो आप अच्छे से नोट प्रिपेयर कीजिए और वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिए, क्योंकि लगातार जब आप बने रहेंगे तभी आपका सिलेबस कवर हो पाएगा। सिलेबस बहुत ही वाइड होता है, अगर आप कंपटीशन को भी इंक्लूड कर ले तो बहुत ही ज़्यादा वाइड हो जाता है। अगर मैं सिर्फ कंपटीशन का करवाऊँ तब भी सिलेबस कम है, अगर मैं सिर्फ बोर्ड का करवाऊँ तब भी सिलेबस कम है, बट मैंने इंक्लूड कर रखा दोनों को, बोर्ड भी और साथ में कंपटीशन भी, इसीलिए थोड़ा सा टाइम तो ज़्यादा लगेगा, लेक्चर्स भी ज़्यादा होंगे। हो सकता है आपको यूट्यूब पे या दूसरे टीचर्स के लेक्चर मिले, उन्होंने हो सकता है पूरी सॉल्यूशन यूनिट को 8 से 10 या 12 लेक्चर में करवा दिया हो, मेरे लेक्चर्स हो सकता है 15 हो जाए या 18 हो जाए। क्यों? क्योंकि मैं कंटेंट आपको ज़्यादा दे रहा हूँ, मैं आपको दोनों तरह से प्रिपेयर कर रहा हूँ, बोर्ड से भी और कंपटीशन से भी। तो आप वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिए, अगर कहीं छोटी बहुत मिस्टेक हुई तो आप मेरे को बता भी सकते हैं कमेंट करके, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मेंशन भी कर दूंगा। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो मिस्टेक्स हैं वो कम से कम करूं, बट हम भी इंसान हैं, इंसान से गलती हो जाती है। तो आई होप आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, जो मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर करेंगे, उस पर फोकस करेंगे, और जो लॉकडाउन का सिचुएशन है उसके जो टाइम को आप यूटिलाइज करेंगे, आपकी स्टडी को हैम्पर नहीं होने देंगे और घर पर रहेंगे।